हाँ भाई, कैसे हो? लास्ट संडे पीपल वर डिसअपॉइंटेड कि यार वीडियो की लेंथ कम है। ये तो 36 मिनट, ये तो कम है बहुत लुकिज्म के लिए। कोई नहीं, आज मजे लो तुम। होमीज, आई वेलकम यू ऑल इन लुकिज्म पार्ट 16। इसके अंदर हम जानेंगे डैनियल की जो दूसरी बॉडी है उसका राज। साथ में इसी पार्ट के अंदर अपना वास्को भाई डेट पे जाएगा। यस, यू हर्ड मी राइट। एंड ऑल्सो वास्को गैंग में मेंबर है जिसका बहुत बड़ा सीक्रेट हमें पता लगेगा। और लास्ट में हम जुवेनाइल आर्क भी कवर करेंगे। एक कैरेक्टर जेल जाएगा। तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर जियो को उसका पुराना दोस्त जेम्स मिला था, जो जियो के जे हाई दोस्तों से ज्यादा उसे प्रायोरिटी देता था। तो जियो थोड़ा उनका घूमने फिरने लग गया था, पर बाद में जो रियलाइज हो गया था कि वो लोग सही नहीं है। पर जियो को ये बात बहुत बाद में रियलाइज हुई थी, उसका स्कैम हो गया तब तक। जियो ने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल जेम को शेयर कर दी थी और जेम्स ने उसका बैंक अकाउंट ही बेच दिया था $1200 के अंदर। बस कितने होते हैं $1200? डैम, 1 लाख। और कोजी की हेल्प के थ्रू लोगों को पता लग गया था कि जियो का बैंक अकाउंट गॉड डॉग गैंग के पास है और उस पूरी गैंग को वास्को अकेले पेल दिया। हाँ, जोहान उस टाइम वहां पे नहीं था बस। पर इस इंसिडेंट से जीहो इतना ट्रॉमेटाइज हो गया था कि वो स्कूल आने बंद कर दिया और उसे जेम्स से बदला लेना था। वो जेम्स को मारने भी जाता है, पर वहां पे डैनियल भी आ जाता है उसको रोकने और उसको बचाने भी जेम्स से। पर जियो गुस्से में डैनियल और जेम्स को धक्का दे देता है और वो 3rd फ्लोर से गिर जाते हैं। डैनियल की दूसरी बॉडी स्पेशल है, इसलिए वो बहुत जल्दी रिकवर कर रही थी। बट इन्वेस्टिगेशन के अंदर डैनियल को पता लगा था कि जो दूसरी बॉडी है वो एक्चुअली में एक ह्यूमन है। मतलब डैनियल किसी और की बॉडी में जी रहा था और उस इंसान का नाम था जेम्स ली। और इसके बाद शुरू होती है द ट्रुथ बिहाइंड डैनियल पार्क आर्क। हम आते हैं पुलिस स्टेशन में, जहां पे लास्ट टाइम जियो अरेस्ट हो गया था बिकॉज उसके अगेंस्ट एविडेंस मिल गए थे। पर लौंडा एक्सेप्ट तो नहीं करने वाला इतनी जल्दी, तो ये एक फेक कहानी बना देता है। ये बोल देता है ये नाइफ एक्चुअली में डैनियल पार्क का है और मैं तो वहां पे उसको बचाने गया था। जिसने मेरा हाथ देखा, मैं एक्चुअली धक्का नहीं दिया था, उसको पकड़ रहा था, बचा रहा था मैं उसको। और मैंने अपने ब्लड स्टेन वाले कपड़े फेंक दिए ताकि किसी को मेरे पे शक ना हो। एक तो ये जियो फुद्दू है, ऊपर से इसकी स्टोरी वही फुद्दू। और ये सब बताते हुए कापर होता है बेचारा। ये पुलिस वाले को बार बार वही बोलने जा रहा है कि इट वाज़न्ट मी एंड दैट इंस्पेक्टर, या ही इज नॉट टेकिंग आवर ब्रो सीरियसली। ना सच्चाई क्या है वो जियो को ही मालूम है, पर उसकी फट चुके जब उसे ये पता लगा कि किसी ने देख लिया था उसे धक्का मारते हुए डैनियल और जेम्स को। और अब इसके आगे जो भी बोलेगा सोच समझ के बोलना पड़ेगा, बिकॉज अगर कोई बंदा बार बार अपनी स्टोरी बदलता रहे बेटा पकड़ा गया तू। आगे जियो बोलता है कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस झूठ बोलते रहना और मैं बच जाऊंगा। फिर वैसे जो एकदम सही कह रहा है, क्योंकि पॉलिटिशियन नहीं तो काम करते हैं। अब जो पुलिस वाला ये बोलता तू एक माइनर है, हम तेरे को इंटेरोगेट तो नहीं कर सकते, तो जियो खुश हो जाता है, बोलता तो मैं घर जाऊं। एंड देन द इंस्पेक्टर सेज घर जाना है बेटे, अपने लॉयर को बुला, जा रहे अपने माँ बाप को। और जियो के दोस्त तो है, लॉयर कहां से लेके आएगा, अपने माँ बाप को ही बुलाता है। और वैसे 90% मदर अपने बेटे को लेकर प्रोडक्टिव ही होती हैं, जैसे जियो की माँ है। जियो की माँ बोलती है माय बॉय इज द काइंडेस्ट बॉय इन द वर्ल्ड। रुको आंटी मैं ठीक करता हूँ। हाँ अब ठीक है। जियो की माँ आगे ये बोलती है कि मेरा बेटा अच्छा है, पर वो गलत लोगों से मिल गया बस। तुमने कैसे अरेस्ट कर लिया उसको? जियो की माँ तो फुल डिफेंसिव मोड में, पर जियो का बाप थोड़ा समझदार है। हिनोस चिल्लाने का मतलब ये नहीं कि तुम सही हो। जियो का बाप इंस्पेक्टर से बात करता है और बोलता है मैं यहाँ के हेड डिवीजन को भी जानता हूँ। तो जो गुस्से में जियो और उसके बाप दोनों को जेल बंद कर दे। दो फुद्दू दोनों जेल में। जियो का बाप शांति से बात कर रहा है, पर जियो की माँ तो चिल्लाए जा रही है। वो बोल रहे मेरे बेटे ने बोला ना वो उसका नाइफ नहीं था, और देखो मेरा बेटा कितना डरा हुआ है, वो बोल भी नहीं पा रहा। आंटी आपका बेटा नहीं बोला तो ये अच्छा है। अब देखो जो अपना जेम्स है ना, उस पर पहले भी ना कुछ केस वगैरह हो रखे हैं, तो जियो बाप बोलता है उस पर पहले भी केस हो रखा है, क्या पता उसने करो एक कांड। और अभी डिटेक्टिव ना कुछ नहीं बोल रहा होता, चुपचाप बातें सुन रहा होता है इनकी। जियो को लग रहा होता है कि उसके माँ डिटेक्टिव को समझा देंगे, बच जाएगा वो। पर फिर डिटेक्टिव इनको स्टोरी सुनाता है। वो बोलता है 5 साल पहले सिमिलर ऐसे केस हुआ था। एक लड़का था तेरी उम्र का, उसने मर्डर करा, एविडेंस के साथ छेड़खानी करी, झूठी कहानियां भी बनाई, पर एंड में उसके अगेंस्ट हमें एविडेंस मिल गए थे। वो जेल में भी गया था और अभी वो 23 साल का है। जिस उनके जियो की फट जाती है उसको लग रहा होता है वो भी जेल जाएगा 5 साल के लिए। अब जियो के पेरेंट डिटेक्टिव को सुना देते हैं कि तुम्हारे बच्चों को धमका रहा क्या, बिना प्रूफ के तुम कैसे बोल सकते हो सब भाई। डिटेक्टिव सेज एविडेंस, तुम्हारे बेटे के फिंगरप्रिंट मिले इससे हमें। तुम्हारे बेटे ने फिंगरप्रिंट हटाने की भी ट्राई करे पर हटा नहीं पाया फुद्दू। और तुम बोल रहे हो कैसी पुलिस है जो बिना एविडेंस के लोगों को पकड़ रही है। द डिटेक्टिव जस्ट सोलोड देम। डिटेक्टिव पूरी देर चुप रहा, पर जब उसने मुंह खोला जियो के माँ बाप का मुंह बंद करवा दिया। अब डिटेक्टिव ऑफिसर किम को बुलाता है और बोलता है इस लड़के को जेल में डाल लो जरा, मतलब नॉट अ प्रॉपर जेल बट वी कैन सी द क्रिमिनल इज बिहाइंड द बार्स। जियो अरेस्ट हो चुका है, ही इज इन द सेल, बट इसे यकीन ही नहीं हो रहा। इसके माँ बाप बाहर से चिल्ला रहे हैं कि हमारा बेटा अरेस्ट है, मैं आने दो। बट ऑफ कोर्स ये पुलिस स्टेशन ने कोई पार्क नहीं किया और मीटअप कर लो। और जेल में जो कैद है वो चिल्ला रहे हैं अबे सोने दो में। अब देखो जियो के माँ बाप कितने भी चिल्ला ले उसका कोई फायदा नहीं है, उन लोगों को लीगली बैटल लड़नी पड़ेगी या फिर पहुंच निकाल लो अपनी। जियो का बाप वही बोलता है कि हाँ मेरी पहुंच है, भी तेरे बाहर निकलवाता हूँ मैं। और अब धीरे धीरे जियो को रियलाइज होता है कि वो किस सिचुएशन में फंस चुका है। उसे अब समझ आ रहा है कि वो जेल जाने वाला है, उसका ट्रायल होगा, वो घर भी नहीं जा पाएगा, उसकी जिंदगी खत्म। और बस फिर जियो जेल में रोना शुरू हो जाता है, ये चिल्ला रहा है मम्मी पापा मुझे कल तक बाहर निकाल दोगे ना। और तभी इसे सर पे एक प्लेट आके लगती है, इसमें खाना भी था। जियो पीछे देखता है, पीछे से सेलमेट्स है जो उसे बोल रहे हैं चुप हो जा वरना चुप कर देंगे तेरे को हम। और उन लोगों ने अपना खाना फेंक के नहीं मारा, यहाँ पे एक और बंदा है उसका खाना फेंक के मारा जियो पे। एंड आई डोंट थिंक दैट डूड इज मेंटली स्टेबल, क्योंकि वो रेंगता रेंगता जियो के पास जाता है और जो खाना नीचे गिरा है जियो के पैरों में गिरा है
वही उठा के खाना शुरू हो जाता है और इसलिए चौकी इतनी फट जाती है कि वो पैंट में सुसु कर देता है। अब यहाँ थोड़ा शोर मचा रहा था तो पुलिस वाला आता है लोगों को चुप कराने के, ओए चुप हो जाओ, शोर मचाओ। और जो पुलिस वालों को देख खुश होता है, सोचता पुलिस वाला इसकी हेल्प करने वाला है, पर पुलिस वाला बोलता तू साले हरामखोर, तूने अपने दोस्त को धक्का दिया ना, ये तो बेटा एक अटेम्प्टेड मर्डर है और इसे चलते कल तो प्रिजन जाने वाला है। और जैसा पुलिस वाले ने बोला अब ये अटेम्प्टेड मर्डर है, बट अगर डैनियल या जेम्स उनमें से कोई एक भी मरता है तो एक कंफर्म हो जाएगा, फिर तो आप जेल में मजे करना। तुम्हें याद होगा लास्ट चैप्टर के अंदर जब जियो ने डिटेक्टिव से सुना था उनमें से कोई जब उठेगा हम उनसे स्टेटमेंट ले लेंगे, तब जियो भगवान से विश करता कि प्लीज उन्हें मत उठाना। अब जियो भगवान से विश करा कि प्लीज उन्हें उठा दो। भाई भगवान भी से परेशान हो चुके, वो सोच रहे हैं किसको भेजे हमने नीचे। अब आते हैं डैनियल पे जो मेट्रो बैठ के निकल चुका है अपनी दूसरी बॉडी के बारे में और जानने के लिए। जो पेपर्स उसे मिले थे उसने उसकी फोटो ली थी और वहां पे उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था उसकी दूसरी बॉडी का, जिसका नाम जेम्स ली है। और डैनियल अभी उसी के एड्रेस पे जा रहा है और वो जो पेपर से उनसे डैनियल को पता लगा कि जेम्स ली के पेरेंट्स यहाँ पे नहीं रहते थे, वो ओवरसीज रहते हैं, मतलब कंट्री के बाहर। जेम्स यहाँ पे अकेला रहता था, बट हाँ दिस होल टाइम डैन वाज यूजिंग समवन लिविंग पर्सन्स बॉडी। डैनियल सोचता है अगर सही में ऐसा ही हुआ है तो जो मेरी दूसरी बॉडी है उसको कोई ढूंढने क्यों नहीं आया। मैं तो फेसबुक और स्ट्रीम दोनों पे आता था और फेमस भी था काफी, इवन मैंने तो मॉडलिंग भी करी, तभी मेरी दूसरी बॉडी को ढूंढते हुए नहीं आया। और ना ही जेम्स ली के पेरेंट्स ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी। क्या चल रहा है ये, क्या जेम्स ली कोई दोस्त नहीं थे, क्या बोल रहे हो रिलेटेबल। खैर अभी डैनियल अपने सारे सवालों के जवाब जानने के लिए जेम्स ली के एड्रेस पे पहुंच जाता है और उसको ये भी कंफर्म है कि जेम्स ली का एड्रेस है, बिकॉज बिल भी आता है और उसमें जेम्स ली का नाम लिखा हुआ है। अब जैसे डैनियल बेल बजाने वाला होता है उसे शोल्डर पे कोई हाथ रखता है और बोलता है डैनियल पार्क। डैनियल सीधे शॉक हो जाता है, उसको लग रहा था कोई उसका ऑलरेडी यहाँ पे वेट कर रहा था। वो पीछे मुड़ता देखता है ये तो उस फुद्दू के माँ बाप हैं। इन लोगों ने पेपर्स में जेम्स ली का एड्रेस देख लिया होगा और यहाँ पे जेम्स ली से मिलने आए हैं, मतलब उसके परिवार से। और इन लोगों को लग रहा है डैनियल भी यहाँ पे जियो के लिए आया हुआ है। जियो की माँ बोलती है हम इधर आए था कि हम जेम्स ली के फैमिली से बात कर ले कि इस मैटर को रफा दफा कर दो। जी बोलती तू तो मेरे बेटे पे ट्रस्ट करता है ना, वो एक बुरा इंसान नहीं है, तू जानता है ये चीज। एंड डैनियल सेज हाँ मेरे से बेटर तुम्हारे बेटे को कोई नहीं जानता। देखो जियो के माँ बाप हर एक वो चीज कर रहे हैं जिससे उनका बच्चा बच जाए, बट उनके बच्चे ने जो किया विक्टिम के साथ उसकी नो कदर ही नहीं है। डैनियल ये बोलता है यू गाइस डोंट केयर अबाउट विक्टिम्स, तुम लोग उनसे हॉस्पिटल मिलने भी नहीं आए हो। जैसे उनके जियो की माँ की बोलती बंद हो जाती है और जियो का बाप उसको ले जाता है यहाँ से। वो बोलता है मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई रहता भी, आई थिंक ये फेक एड्रेस है। ये बात बोल के वो दोनों चले जाते हैं, पर डैनियल सोचता है ऐसा तो नहीं हो सकता यार, इस एड्रेस पे बिल्स भी तो आ रहे हैं तो फेक तो नहीं हो सकता, यहाँ पे पका हुआ रह रहा होगा। तो डैनियल ऐसे डोर खोलने ट्राई करता है और वो खुल जाता है, डोर लॉक था ही नहीं। डैनियल अंदर आता है एंड वी कैन सी यहाँ पे कोई रह रहा था, पर हाँ अंदर काफी गंदगी है, धूल मिट्टी, तो उसका मतलब ये है कि शायद से कुछ टाइम से यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है। और शायद ऐसा इसलिए बिकॉज डैनियल इस पर्टिकुलर इंसान की बॉडी यूज कर रहा था तो वो यहाँ पे नहीं रहेगा ऑफ कोर्स। खैर डैनियल इस कमरे की छानबीन करता है पर उसे जेम्स ली के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जेम्स ली का सामान तो यहाँ पे है पर उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इस कमरे में है ही नहीं। पर डैनियल पार्क को जेम्स ली के स्कूल की जैकेट दिख जाती है और डैनियल यही पहन के जेम्स ली के स्कूल भी पहुंच जाता है जो यहाँ से काफी दूर था। और जेम्स ली का स्कूल एक्चुअली में एक रिमोट एरिया में है, मतलब सिटी वगैरह से थोड़ा दूर, और वो बंद भी पड़ा हुआ है। अब देखो ये बड़ी अजीब चीज हो रही है, डैनियल को जेम्स ली के बारे में कुछ ना कुछ पता तो लग रहा है पर वहां पहुंच के रोड खत्म हो जाती है और ये चीज डैनियल को बड़ी सस्पिशियस लग रही है। खैर अभी डैनियल स्कूल में आ जाता है और हम देखते हैं स्कूल कंप्लीटली बंद पड़ा हुआ है, बट हाँ टीचर्स रूम के अंदर उसे कुछ पता लग सकता है शायद से जेम्स ली के बारे में। वहीं पहुंचता है यहाँ पे काफी सारी ट्रॉफीज हैं, स्कूल बंद हो गया और ट्रॉफीज अब भी पड़ी हुई हैं। व्हाट द हेक। डैनियल इन ट्रॉफीज को देखता है और एक पे उसको जेम्स ली का नाम दिख जाता है और ये ट्रॉफी है नेशनल आर्ट्स कॉम्पिटिशन की। वो एक और ट्रॉफी देता है और उस पर भी जेम्स ली का नाम लिखा हुआ है और यह है पोइट्री कॉम्पिटिशन की। फिर डैनियल आसपास देखता है और उसे रियलाइज होता है यहाँ पे जितनी भी ट्रॉफीज है सारी की सारी जेम्स ली के नाम पे ही है। दिस शोज कि जेम्स ली जो कोई भी था वाज अ प्रोडिजी। अब डैनियल टीचर्स रूम में थोड़ी छानबीन करता है, काफी बुक्स में उसके बारे में देखने की कोशिश करता है जेम्स ली के बारे में, पर उसे कुछ नहीं मिलता एक्सेप्ट फॉर दिस फोटो। और उसे लगता है ये फोटो जेम्स ली और उसके पेरेंट्स की है। ये मेरे को समझ नहीं आया कि डैनियल ने ये चीज क्यों सोची। लाइक कोई इंसान अपने माँ बाप और अपनी बचपन की फोटो अपने स्कूल के टीचर्स रूम में क्यों रखेगा। या जो भी डैनियल को इस फोटो में पीछे एक शॉप दिख जाती है और डैनियल वहीं पहुंच जाता है और वहां जाके वो देखता है कि ये शॉप भी बंद है। भाई बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है, उसे कुछ ना कुछ क्लू तो मिल रहा है पर वहां जाके तो पता लगा ना कि वो चीज बंद हो रखी है। एड्रेस पे पहुंचा पर वहां को रहता नहीं, स्कूल पहुंचा स्कूल बंद है, ये शॉप पे पहुंचा और ये शॉप भी बंद पड़ी हुई है। डैनियल ये बोलता है कि भाई ये कुछ ज्यादा अजीब चीजें हो रही हैं, बट हाँ वो इतना आगे आया तो जेम्स ली के बारे में कुछ ना कुछ तो पता करेगा ही। तो डैनियल यहाँ पे थोड़ी छानबीन करता है पर उससे ज्यादा कुछ मिलता नहीं एक्सेप्ट फॉर दिस घोस्ट। एक बुड्ढा खिड़की जाकर आता है, डैनियल को लगता है भूत है कोई। ये डैनियल की इतनी फट जाती है कि उसको लग रहा होता है कि उसने अपने पैंट में सुसु कर दिया। पर हाँ डैनियल को इस बुड्ढे से पता लगता है कि
पहले इस जगह पे एक बच्चा रहता था अपने बाप के साथ। वो लोग कहाँ गए इसको नहीं पता, पर इसको इतना पता है कि पिछले 5 साल से यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है। अब डैनियल के यहाँ पे नजर पड़ती है कैलेंडर पे, जो ऑफ कोर्स 5 साल पुराना होगा, और डैनियल देखता है कैलेंडर में 17 तारीख मार्क्ड है और वहां लिखा हुआ है मूविंग डे सियोल। मतलब 5 साल पहले यहाँ पे जो पर्सन रहता था वो सियोल में मूव कर गया, और सियोल में जहां वो रहने जा रहा था वहां पे उसका एड्रेस भी लिखा होता है, और एड्रेस पढ़ के इसकी फट जाती है। डैनियल उसी एड्रेस पे पहुंचता है और वो एड्रेस और कोई नहीं, डैनियल का ही घर है। मतलब जेम्स ली पिछले 5 साल से इसके घर में ही रह रहा था। डैनियल को चीज बड़ी अजीब लगती है, समझ नहीं आ रहा होता कि भाई ये क्या सीन है, वो पिछले 5 साल पहले मेरे घर में आया था, मुझे उसकी बॉडी मिली, कैसे क्या हो रहा है ये। और अभी डैनियल अपने घर के बाहर खड़ा है ना, उसे घर के अंदर से आवाज आती है, डैनियल पार्क तुम लेट हो। डैनियल फटाफट अंदर घुसता, उसको लगता है अंदर जेम्स लिया, बट अंदर तो क्रिस्टल का बाप चार्ल्स चोई है, और वो डैनियल से पूछता है तो जेम्स के बारे में क्यों जानना चाह रहा है। डैनियल सुनकर शॉक हो जाता है बिकॉज दिस गाय न्यू अबाउट जेम्स, एंड वेट अ सेकंड, इसको मेरे बारे में कैसे पता लगा। अब पहले तो चार्ल्स बताता है कि वो इसे घर में आया कैसे, क्योंकि ये लॉक करे गया था। वो एक्चुअली में मैं कह रहा था वो चार्ल्स के पास इस घर की ऑलरेडी एक कॉपी की थी, और आगे चार्ल्स ये भी रिवील कर देता है कि उसको पता है कि इसके पास एक और बॉडी है। बट चार्ल्स इज एंग्री बिकॉज डैनियल अपने गिफ्ट को वेस्ट कर रहा है। चार्ल्स इस टाइम बहुत गुस्से में, बिकॉज वो इतने प्रेशियस गिफ्ट को वेस्ट होते हुए नहीं देखना चाहता। डैनियल से पूछने वाला होता है कि तुम्हें कैसे पता है मेरी दूसरी बॉडी के बारे में, और तभी चार्ल्स उठ के डैनियल को दीवार में चिपका देता है और उसे बोलता है चुप, तू मुझसे कुछ नहीं पूछने वाला, तू बस चुपचाप मेरी बात सुनेगा। जेम्स ली एग्जिस्ट नहीं करता और तेरा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जेम्स ली के बारे में जो सब एग्जिस्ट करता है वो मैंने बनाया तेरे को बचाने के लिए। जो बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है वो तेरी है, मेरी बात मान और जेम्स ली के बारे में भूल जा। तूने उसके बारे में काफी जान लिया, आई एम इम्प्रेस्ड, बट अब और नहीं। मैं तेरे को जिंदा छोड़ रहा हूँ पर अपनी खोज बंद कर। अब चार्ल्स डैनियल को सुनाकर जान लग जाता है, पर डैनियल उसे रोकता है और पूछता है मैं दूसरी बॉडी क्या करूं। एंड चार्ल्स इज सरपास डीजी। डीजी मेरा सबसे प्रेशियस ट्रेजर है, वो मेरे को बहुत पैसे बनाता है, पर इस टाइम वो बहुत बड़ा हो चुका है। तू पहले प्रूफ कर कि तू वर्दी भी है, फिर मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। चार्ल्स ये बात बोलकर चला जाता है। डैनियल इज लाइक I have to surpass DG now? साला उसके लिए 4 गैंग को इकट्ठा करो, इसके लिए सरपास करो, क्या चल रहा है ये। अब सीन शीट पे होता है, हम आते हैं जिहो पे, जिसके माँ बाप ने उसके लिए एक लॉयर हायर करा है, और ये लॉयर इस टाइम जियो को सुना रहा है। ये बोलता है तूने अपने दोस्त को धक्का दिया और तो उसका नाम भी नहीं पता। एंड जियो इज लाइक उसका नाम तो डैनियल था ना। तभी ये लॉयर पेपर देता है एंड जियो इज आल्सो शॉक्ड बिकॉज डैनियल का नाम डैनियल नहीं है, जेम्स ली लिखा हुआ है। जियो को लगता है कि ये इंसान फेक नेम यूज कर रहा था। वो लॉयर को बोलता है कि ये फेक नेम है भाई। एंड द लॉयर सेज तेरे माँ बाप ने ना मेरे पे बहुत पैसा खर्च करा है, चुपचाप बैठ, मेरी बात सुन वरना तेरे को पीट के मैं जेल चला जाऊंगा। जो लॉयर बोल रहा है जैसे मैं बोल लूंगा तू सबके सामने वही बोल लेगा, और अब से तू विक्टिम है, तू हमेशा स्कूल में अकेला रहा है और तू हमेशा बुली हुआ है। वेल दैट्स नॉट कंप्लीटली फॉल्स दो। ये लॉयर बेसिकली एक फेक स्टोरी बना रहा है कि उन 2 लोगों ने तेरे को असॉल्ट किया है और उसकी वजह तेरे को डिप्रेशन भी हो गया था, और तूने उनको जो धक्का दिया वो तूने बस अपने डिफेंस में करा है। लॉयर आगे बोलता है अबे मेरे भरोसा कर, मैं एक्सपर्ट हूँ, बचा लूंगा तेरे को। जियो ये बात सुनकर खुश हो जाता है, मैं बच जाऊंगा। अब हम आते हैं कोर्ट में, जियो का ट्रायल शुरू होता है और वो गिल्टी प्रूव हो जाता है और जियो को 2 साल की जेल हो जाती है। जियो के माँ बाप दादी से भीख मांगने शुरू हो जाता है कि हमारे बच्चे को छोड़ दो, थोड़ी रहम खाओ, और वो लॉयर चुपचाप पतली गली से निकल रहा है। खैर जो भी है, जजमेंट इज डन। जियो तो 2 साल के लिए जा रहा है जेल में, नॉट द जेल जहाँ पे अडल्ट जाते हैं, ये माइनर है तो ये जा रहा है जुवेनाइल जेल में। हम देखते हैं यहाँ पे और भी अपराधी हैं, और जियो के अलावा हाँ मुझे कोई भी माइनर नहीं लग रहा है। जियो इज द ओनली माइनर है, और जियो जब यहाँ पे और प्रिजनर्स को देखता है खत्म, ये खत्म है भाई। खैर हाँ, इसी के साथ द ट्रुथ बिहाइंड डैनियल पार्क भी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद शुरू होती है अपने वास्को भाई की ब्लाइंड डेट आर्क। हाँ मैंने टी शर्ट चेंज कर दिया, रिकॉर्डिंग अलग है, पहले लाइट चली गई थी। खैर बात करें वास्को की डेट आर्क की, तो एक्चुअली में ये काफी पहले की है। मतलब ये स्टोरी जिहो का जेम्स से मिलना और अपने बॉडी बिल्डर का सियोल में आना, उससे भी पहले सेट है स्टोरी। ये आर्क बेसिकली थोड़े यंग लोगों के लिए है जो स्टोरी के अंदर थोड़ा रोमांस वगैरह भी देखना चाहते हैं। खैर रोमांस तो नहीं, पर वास्को को डेट पे वो मैं देखना चाहता हूँ। हम देखते हैं वास्को खड़ा हुआ है चेरी ब्लॉसम ट्री या साकुरा ट्री के नीचे, मेरे को नहीं पता, पर जेस भी होता है। वास्को पूछ रहा होता है वास्को क्या कर रहा है तू यहाँ पे, एंड दिस फेस राइट हेयर, कह दो मुझे जो नहीं है। और वास्को इतने सीरियस फेस एक्सप्रेशन के साथ जेस को बोलता है जेस मैं ब्लाइंड डेट पे जा रहा हूँ। क्या? ये सुन के जेस अपनी क्लास के अंदर इमरजेंसी मीटिंग बिठाता है, और इस इमरजेंसी मीटिंग के अंदर हम बॉर्न नकल से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मिलते हैं जिनको आज तक हमने स्टोरी में पहले कभी नहीं देखा होता, और ये सारे कुछ ना कुछ टूल रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे क्राइंग हैमर, वोंग, फ्लाइंग निपर, जिमी वैंग और क्यूट दैट डूड इज नॉट क्यूट। अब जेस ने एकदम से इमरजेंसी मीटिंग बुला ली तो उनको लग रहा होता है गॉड डॉग ने अटैक कर दिया, जे रेडी लड़ने के लिए, कह रहा दिखा देंगे सालों कौन है। और जेस बोलता है वास्को एक ब्लाइंड
डेट पे जा रहा है। ये सुन के सारे चुप हो जाते हैं। फिर जेस पूछता है कि क्या कोई डेट पे गया जिंदगी में आज तक, एंड अ बिग नो, कोई नहीं गया इनमें से। इनमें से एक बोलता है अगर वास्को रिजेक्ट हो गया तो मतलब पूरा बर्न कर रिजेक्ट हो चुका है, हमें तो वासु भाई की हेल्प करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, आसपास जितने लौंडे हैं सबको हटा देंगे हम, ताकि लड़के सिर्फ वासु भाई को ही देखें। साले वासु भाई की हेल्प करने के चक्कर में किडनैपिंग शुरू करने वाले हैं। और इनके ऐसे थोड़े और उठपटांग आइडिया सुनने के बाद ये समझ आता है दीज पीपल आर यूजलेस एटलीस्ट इन दिस सिचुएशन। पर बर्न अंकल के अलावा भी इनके दोस्त हैं, तो जेस लेके जाता है वासु को जैक के पास और उससे पूछता है कि लड़कियों से बात कैसे करते हैं। चलो फटाफट नोट्स खोलो, लिख लेना सब कुछ, ठीक है। पहले तो जेस इसको बताता है कि भाई अपनी पूरी गैंग यूजलेस है, वो इसमें हेल्प नहीं करने वाली, एंड सिंस यू टॉक टू अ लॉट ऑफ गर्ल्स तो कुछ हेल्प कर दे हमारे भाई की तू। और जैक थियोरेटिकल बंदा नहीं है, वो सब प्रैक्टिकल पे आता है। वो वासु के ऊपर चढ़ जाता है, उसे बताता है कि बी जेंटल एंड फास्ट। मैं ये सब नहीं देख सकता, कम ऑन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है देख के, मतलब मेरे बिना चीजें हो रही हैं। जैक वासु को ये बताता है कि भाई लड़की के प्रति बी जेंटल, बी अ बिट मैनली बट काइंड एज वेल। लिख लो, ठीक है। मेरे को समझ नहीं आ रहा ये बॉस को ब्लश क्यों कर रहा है देख के। डोंट टेल मी माय होम इज गे। अबे मीरा आ जाते हैं तो जैक को चिल्ला के बोलते हो ना साफ सफाई क्यों नहीं करी, और जैक कुत्तों की तरह उसके पैरों में लपट जाता है। ये देख के जिसको समझ आता है अच्छा दिस इज व्हाट ही मेंट बाय बी जेंटल एंड फास्ट, मतलब बी फास्ट एट हर सर्विसिंग। और जैक के इस बिहेवियर से जेस को लग रहा होता है दिस गाय इज आल्सो यूजलेस ब्रो। वास को इंप्रेस हो चुका है भाई, तू गलत से पर्सन से इंप्रेस हो रहा है वास को, यार लड़की को इंप्रेस कर, क्या कर रहा है तू। अब देखो मेरा इस फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं है, बट इन लोगों के कुछ फीमेल फ्रेंड्स भी हैं लाइक जोई, मीरा, इवन क्रिस्टल भी, तो उनसे आगे पूछो ना कि लड़कियों से बात कैसे करते, उनको ज्यादा बेटर पता होगा। खैर बैक टू मानवा। अब जेस सोचता है कि क्या हमें डैनियल से हेल्प लेनी चाहिए, बिकॉज वो भी लड़कियों के बीच घिरा रहता है। पर तभी जेस देखता है ये बर्न अगल का मेंबर बिल्कुल डैनियल की तरह लड़कियों से घिरा हुआ है। लड़के उसे अपने हाथ खेलने को पूछ रहे हैं, उससे डेट पे आने को पूछ रहे हैं, उससे पूछे तेरी स्किन इतनी सॉफ्ट कैसे है। जस्ट इमेजिन कॉलेज के अंदर 5-7 लौंडे एक लड़की पे चढ़ जाएं, उससे बोल ले हमारे खेल, तेरी स्किन इतनी सॉफ्ट कैसे है, कल के प्लान क्या है। 5 घंटे ना जेल में होंगे। अब इन लड़कियों को अवॉइड करने के लिए फर्स्ट ईयर वाला बोल देता है कि मैं कल बिजी हूँ, हमारा बर्न अकल्स का अल्ट्रा फायरवर्क है कल। और असली में ऐसा कुछ भी नहीं है। जेस बोल रहा होता है ये कब डिसाइड हुआ है तो कुछ नहीं करते हम। बट अब जेस इससे पूछता है कि ये वासु की हेल्प कर दे। वासु ब्लाइंड डेट पे जा रहा है और पीछे उसको देखो भाई, और ये ब्लाइंड डेट सुन के बहुत शौक होता है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, पता लगने वाला बहुत जल्दी। खैर अभी वास्को इसको अपने फ्यूचर प्लान्स बताता है। ये बोलता है मुझे शादी करनी है और मुझे 3 लड़कियां चाहिए, एंड ऑल्सो आई वॉन्ट अ कैंगरू इन माई बैकयार्ड। आई नेवर हर्ड अ नॉर्मल पर्सन सेइंग कि मैं पेट पालने वाला हूँ एज अ कैंगरू ऑस्ट्रेलियंस के अलावा, बट हियर वी हैव वास्को बिल्ड डिफरेंट। चेस भी सुन के शौक होता है कि क्या अभी से बच्चे प्लान कर लिए और कैंगरू को चाहिए इसको, और वास्को प्रॉपर रीजन कैंगरू रखने का। बोलते जब मैं बुड्ढा हो जाऊंगा तब मैं कैंगरू के साथ सोया करूंगा। नहीं वास्को जैसी सारी बातें सुन के बोलता है वास्को तू डेट पे जा रहा है, इतना आगे प्लानिंग कर रहा है तो भी से। जेस की बात सुन के वास्को लगता है कि जेस को बुरा लग रहा है, तो वास्को से बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं, जब मेरे कैंगरू को बच्चा होगा मैं तेरे दे दूंगा एक। देयर इज अ रीजन कि वास्को मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है इस मानवा का। Here's that reason. पर हाँ जो फर्स्ट ईयर वाला है ये वासु की बात से बहुत गुस्सा होता है, उसको लात मार के भाग जाता है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, जब भी वासु से मिलता है उसे लात मारे भाग जाता है। और जानते पहले वासु सुनाता भी है कि शेव कर ले साले और तेरे कपड़ों से बदबू आ रही है। और फर्स्ट ईयर ने वासु के पैर में मारा ना तो अपना पैर पकड़ के बैठ जाता है और ये कैसा लग रहा है, होमलेस बिच। अब देखो लड़की से बातचीत कैसे करेंगे वो तो जेस वासु को फिगर आउट कर लेंगे, बट उससे पहले लोगों को वासु के फैशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और पूरे स्कूल में बेस्ट फैशन किसका है, हमारे रिची रिच का। जेस जैसे हेल्प मांगता है कि इस बंदे को हमें थोड़ा फैशन में लेके आना, कुछ है तो हेल्प कर दे मेरे भाई। ये बंदा I want to get married। अबे भाई तू डेट पे जा रहा है। अब जे वासु की बॉडी देखता है कि उस पे क्या फिट होगा और वही कंफ्यूज हो जाता है। वासु को देख के भाई को डिप्रेशन हो गया कि भाई इसे मैं क्या दूं। पर हाँ ये सब कुछ वो फर्स्ट ईयर वाला लड़का देख रहा होता है। रात को हम उसके घर पे आते हैं और अपना थोड़ा गुस्सा निकाल रहा होता है पंचिंग बैग पे, और थका के ये गिर जाती है। यस ये लड़की है, ये फर्स्ट ईयर एक्चुअली में लड़की है जो स्कूल में लड़का बन के आती है। एंड ऐसा क्यों, आई गेस तुम समझ गए होगे, इसका क्रश होगा वास्को पे और उसके बर्न नकल्स बनाना चाहती होगी। बर्न नकल्स बनाने के लिए शायद लड़कों रिक्रूट करते होंगे वो लोग, इसलिए ये लड़का बन के आती है स्कूल में। एंड सिंस शी लाइक्स वास्को इसलिए ये गुस्सा है बिकॉज़ वास्को ब्लाइंड डेट पे जा रहा है। खैर फाइनली वास्को की ब्लाइंड डेट का दिन आ जाता है, ये रही उसकी डेट। एंड आई हैव अ क्वेश्चन, वास्को ये मिली कहां से, लेकिन वो लड़के से बात भी नहीं करता तो ब्लाइंड डेट सेट कहां से हुई। खैर जो भी यहाँ पे फर्स्ट ईयर को देखते हैं, इस टाइम वास्को ब्लाइंड डेट को ही देख रही है और ये फर्स्ट ईयर बोलती है ना वास्को तो इसे नहीं पटाने वाला, ये पक्का तो रिजेक्ट कर देगी। और यहाँ पे खाली ये अकेली नहीं है, यहाँ पे जेस भी है एंड ही ऑल्सो नो कि नहीं
वास्को इज नॉट गोना गेट दिस डन, वो तो पक्का रिजेक्ट होएगा ही होगा। अब जो फर्स्ट ईयर है जेस को बोलते हैं कि तू जरा देख उसको, वास्को नहीं भाई, उस वास्को कॉल कर और बोल कि कैंसिल कर डेट को, और इससे पहले जेस ऐसा करे वास्को यहाँ आ ही जाता है। दिस डूड इज नॉट वास्को, कम ऑन। ये बोलता है आई एम यूंटेली, ओके दिस इज वास्को। भाई जे ने कमाल कर दिया, बदल ही दिया लौंडे को। वास्को को ऐसा देख के दोनों शॉक हो जाते हैं कि दैट्स वास्को। जेस तो जैसे बहुत इंप्रेस्ड है, उसने वास्को का ऐसा रेडी करा है, बट द फर्स्ट ईयर she is not happy because she has a crush on Vasco, और Vasco इसके सामने किसी और के साथ डेट पे जा रहा है, और वो डेट she is also impressed by Vasco। उसे लग रहा था पहले कोई तगड़ा सा बंदा आएगा, रफ सा इंसान, but he is sweet। well she is right, कपड़ों के अंदर एक तगड़ा और रफ बंदा ही है। अब Vasco सोचता है अब मैं आगे क्या बोल लूं, हाँ कर दो कमेंट, अब तो कर दो कमेंट रिलेटेबल, मैं भी कमेंट करने वाला हूँ रिलेटेबल। Vasco को याद आता है जो जैक ने किया था, और Vasco वही करता है, इससे पूछता है कुछ खाने चले। देखो जैक ने जब ये किया था उसने अपना एक हाथ दीवार पे रखा हुआ था, पर ये लोग तो रोड पे खड़े हुए, यहाँ पे कौन सी दीवार। वो एक्चुअली में वास्को फिजिक्स को ब्रेक कर रहा है, वास्को ने हवा में हाथ रखा है। क्या है ये, फर्स्ट ईयर और जेस वो लड़के साथ में, आसपास लोग सब शौक रहे हैं, भाई ये क्या कर रहा है, माइकल जैक्सन इन द टाउन। ये देख के फर्स्ट ईयर वाली काफी हंसती है, एंड जेस ही इज इम्प्रेस्ड। जेस बोलता है वास्को भाई कैसे कर पा रहे हैं, इनमें तो बहुत तरह है यार। खैर अभी वास्को उसको रेस्टोरेंट लेके जाता है, ये कहाँ पे लेके आया है, मोम्स टैक्सी ड्राइवर रेस्टोरेंट। ना वास्को ना, और खाने में वास्को ने ये ऑर्डर करा है, ये क्या है, कुत्ते खाना क्या है, मेरे को जाने नहीं डिश का नाम। ये देख के लड़की भी शौक है कि ये मेरे को कहाँ ले आया, मेरे को क्या खिला रहा है। लड़की के साथ अंदर बैठ के वास्को बोलता है कि यहाँ मैं और मेरे दोस्त हमेशा आते हैं खाने। वेल वी कांट ब्लेम वास्को, इसके लिए प्रिपरेशन नहीं करवाई थी जेस ने, उसकी गलती है। वो बाहर से देख रहा होता है, बोल रहा होता है भाई वो हमारा मीटिंग स्पॉट था यार, और जो लड़के इसको लग रहा होता है ये सब प्रैंक कर रहा है ये मेरे साथ। खाना देख के तो गंदा लग रहा है, पर क्या पता डिलीशियस हो। जो खाने लगते हैं और तभी वास्को को जेस की बात याद आती है कि वास्को तो लड़की के साथ है, अपने मैनर्स याद रखियो। वास्को से खाने में हेल्प करता है, इसके बाल पकड़ लेता है ऐसे कि इसके खाने में बाल ना जाए। वास्को इज इनोसेंट, कम ऑन लीव हिम अलोन। और ये देख के जेस और फर्स्ट ईयर समझ जाते हैं खत्म, अब तो खत्म, ब्लाइंड डेट खत्म, घर चलो। और हाँ वो गुस्से में चली जाती है, वास्को बोल रही यू आर द वर्स्ट, आई नेवर वांट टू सी यू अगेन। और ये भागते भागते इसका पैर, इसकी हील कहीं अटक जाती है, ये डिसबैलेंस होती है और गिर रही होते हैं, पर वास्को इसको पकड़ लेता है। पर हाँ इसने वास्को को माफ नहीं करा है, वास्को से अब भी नाराज है। ये वास्को सुनाने वाले होते, पर तभी वास्को बोलता है देख ये मेरी पहली ब्लाइंड डेट है, और अगर मैंने कुछ गलत करा है तो उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था डेट पे करते क्या, बट एनीवेज डेट पाने के लिए शुक्रिया। और वास्को ये बोलते हुए अपना शू इसे पहना देता है, बिकॉज इसका शू टूट चुका है। और ये सब वास्को की डेट को काफी पसंद आता है, वो बोलती है अगर तू ऐसा करेगा फिर तो मैं तेरे को लाइक करना शुरू कर दूंगी। और अभी एक गाड़ी इनके साइड से निकलती है और इनका हैप्पी होली होने वाला होता है, पर वास्को एकदम से उसके पीछे आ जाता है और उसको पानी से बचा लेता है। ये पीछे मुड़ के देखती है, वास्को की टी शर्ट से उसकी बॉडी कंप्लीटली दिख रही है, उसकी मसल्स दिख रही है, और वास्को इस मौके का फायदा नहीं उठाता। वो इसको बोलता है अरे तू गीली, बढ़िया घर चली जा। लौंडा ये बात बोलता है, मुड़ता है और जान लग जाता है। वास्को इज लाइक टाइम खत्म, डेट खत्म, बाय। पर हाँ ये वास्को रोक लेती है और साथ में थोड़ा घूमने को बोलती है। सो या भाई की डेट खराब नहीं गई, और इस सबसे जेस बड़ा खुश होता है कि यस इट वर्कड, बट नॉट दैट फर्स्ट ईयर, वो कुछ नहीं है। और अभी जेस खुश हो रहा है ना, तो ये फर्स्ट ईयर जेस के लात मारे चली जाती है यहाँ से। ये है सिग्नेचर मूव है, पैर में लात मारना। अब रात में हम देखते हैं नदी के किनारे बैठी हुई और काफी उदास है, बिकॉज़ वास्को की डेट अच्छी गई तो क्या पता वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाएं। बट तभी ये देखते हैं यहाँ पे कोई पटाखे छोड़ रहा है, और ये और कोई नहीं अपना वास्को है। वास्को उसको बोलता है यू आर लेट, एंड शी इज कंफ्यूज्ड कि वास्को धैर्य कर रहा है। ये बोलती है तू अपने डेट के साथ वॉक पे नहीं गया, एंड वास्को सेज अरे नहीं तूने कल स्कूल में बोला था ना आज हम बर्न नकल्स का फायरवर्क है, तो मैं आ गया यहाँ पे। भाई वास्को ने अपनी डेट को रिजेक्ट कर दिया अपनी बर्न नकल्स के लिए। द लॉयल्टी दिस मैन हैज। पर हाँ यहाँ कोई फायरवर्क थोड़ी होने वाला है। वास्को से पूछता है अरे और लोग कहाँ हैं, हम दो ही क्यों हैं बस। और वास्को जेस्चर से काफी पसंद आता है कि अपनी बर्न नकल्स के लिए अपने डेट को भी छोड़ा है। शी स्टार्ट्स टू ब्लश, पर वास्को लग रहा होता है इसे हगना है। वास्को से बोलता है तेरे को हगना है क्या, मैं तेरे लिए कवर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अबे यार ये बंदा यूजुअली तो वास्को के पैर में लात मारती है, पर अभी वास्को पे फायरवर्क्स फेंकना शुरू हो जाती है। वास्को से बच के भाग रहा है, अपने सूट को बचा रहा है, बिकॉज वो जे का है। वेल अगर जल भी जाए तब भी जे को दिक्कत तो नहीं होने वाली, पर हाँ वास्को को होगी। वो जैसे रेट मांगेगा और पैसे कमाने जाएगा उतने, फिर जे को वापस देगा भी। बट हाँ जो भी है एवरीथिंग एंड्स वेल। चैप्टर के एंड में हमारे पास एक कुकी है, मतलब एक्स्ट्रा स्टोरी, और इसके अंदर वास्को अपने डेट को रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ पे वही सीन देखते हैं जब वास्को ने रिजेक्ट करा था सारा को। वास्को ये बोलता है कि तू मेरे लिए बड़ी अच्छी है और तू मैं और कैंगरू साथ में रहना चाहेंगे, पर मेरे लिए बर्नकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक और स्टोरी जहां हम देखते हैं वो फर्स्ट ईयर वाली को वास्को जब पसंद आया था। एक्चुअली वास्को को जे हाई में से पहले पसंद करती थी, ये तो जे हाई में वास्को के लिए ही आई है शायद से। ये बोल रही होती है तो अच्छा ये है यूंटेली का हाई स्कूल, मैं उसे पक्का इस टाइम प्रपोज कर दूंगी। खैर इसी के साथ वास्को की ब्लाइंड
इंटरमीडिएट आर्क खत्म होती है। अब इसके बाद शुरू होती है जुवेनाइल प्रिजन आर्क, अ डेडिकेटेड जीहोज आर्क। मतलब स्कूल तो जा नहीं पाएगा लौंडा, अब प्रिजन में उसकी लाइफ क्या चलेगी हम वो जानेंगे। शुरू में हम देखते हैं एक शेफ को जो चिकन की रेसिपी बनाना सिखा रहा होता है। पहले वो बोलता है चिकन को साफ वाफ कर लो, फिर उसका पिछवाड़ा खोलो और उसमें स्टफिंग भर दो। और फिर हम आते हैं जीहो पे और डॉक्टर जीहो को बोल रहा है अपना पिछवाड़ा खोलो भाई। वो एक्चुअली में प्रिजन में जाने से पहले चेकिंग होती है, कोई अपने अंदर कुछ दबा के लेके तो नहीं आया है। और वो शेफ वगैरह क्यों सीना है, बिकॉज जीहो को फील हो रहा होता है कि जीहो चिकन है, उसका पिछवाड़ा खोल के वो देख रहा है ना कि अंदर कुछ है, तो समझ जाओ प्लीज। और खाली जियो ने सबके साथ यहाँ पे ऐसा हो रहा होता है। वैसे लोगों बड़े लग रहा है ना लुकिज्म लेकर पीछे हथकड़ियां। खैर अभी हमें जियो जुवेनाइल प्रिजन के बारे में बताता है कि पहले सबका फिजिकल चेकअप ही होता है कि कोई सिगरेट या फोन वगैरह स्मगल तो नहीं कर रहा है अपने पिछवाड़े में दबा के। और एक बंदा एक्चुअली में पकड़ा जाता है, वो अपने अंदर मतलब पीछे सिगरेट दबा के लेके आ रहा था। भाई क्यों इतना फूकने का क्या शौक है अपने अंदर दबा के लेके उस चीज को। खैर जो भी है जियो को उसे कपड़े मिलते हैं और उसको डेडिकेटेड नंबर भी। ऐसे इस प्रिजन के अंदर सारे प्रिजनर्स के लिए एक सेम साइज की यूनिफॉर्म मिलती है और जियो काफी छोटा है तो उसके कपड़े काफी बड़े आ रहे होते हैं। शूज को फिट नहीं हो रहे एंड ऑल्सो स्पेक्स भी बदला गया है। इसके जो ग्लासेस है वो प्लास्टिक के बना दिए गए हैं ताकि ये किसी को अंदर हार्म ना कर पाए। भाई ये कर भी नहीं पाएगा, ये हार्म होगा। और वैसे ही प्रिजन वगैरह को देख के मेरे को मेरी लॉकडाउन सीरीज याद आ गई। हाँ बनाऊंगा, कंटिन्यू करेंगे। कर अभी हमें जियो दिखाता है कि उसे क्या क्या मिला है यहाँ पे आके। 2 टूथब्रश, 2 टॉवल, 1 स्पून और 1 चॉपस्टिक्स। एंड ही इज लाइक अबे और का है, मेरा शैम्पू का है, मेरा स्किन केयर का है। ये पापा की परी जेल में गलत आ गई। अब एक गार्ड जियो को उसके सेल तक लेके जाता है और उसे बोलता है कि अगर कोई दिक्कत हो बेल बजा दियो और यही तेरा घर है आपसे, ठीक है। अब हम जियो के सेल में आते हैं और ये लोग जियो के सेलमेट्स हैं। एंड नहीं, दिस गाइज आर नॉट माइनर्स, दे कैन बीट द शिट आउट ऑफ एनी माइनर, आई थिंक सो। और अभी एक बंदा 2 नंबर वाले काम कर रहा है और जियो से टैटू को देख के बोलता है भाई सही में माइनर है क्या ये बंदा जियो के कपड़े देखता है और बोलता है अच्छा येलो टैग, तू अंदर आया क्यों। वैसे देखो प्रिजन के अंदर डिफरेंट कलर टैग्स डिफरेंट क्राइम्स के बारे में बताते हैं। जैसे अगर किसी को व्हाइट टैग है तो मतलब बस चोरी करी है, येलो मतलब अटेम्प्टेड मर्डर या फिर रेड डिनोट्स मर्डर की साला मार ही दिया, और ब्लू मतलब इलीगल ड्रग्स वगैरह बेचे खरीदे जा रहे थे। और जियो के पास येलो बैच है, उस पर अटेम्प्टेड मर्डर का चार्जेस लगे हैं। जियो देखता है यहाँ पे सब पे व्हाइट कलर के बैचेस हैं, मतलब सबने छोटा मोटा क्राइम ही करा है। सबसे बड़ा क्राइम किसने करा है, जियो ने। तो ही थिंक्स सबसे ज्यादा पावरफुल तो इस सेल के अंदर मैं हुआ, मतलब ये लोग तो डरेंगे मुझसे, हाईएस्ट रैंक यहाँ पे तो मेरी हुई। अब जब बंदा फ्रेश हो रहा था वो जियो से पूछता है कि तू कोई गैंग वगैरह के अंदर है क्या, और जियो उसका टैग देता है इस पे व्हाइट टैग है। तो जियो को लगता है ये तो मेरे नीचे आना चाहिए। ये तो टैटू वाला बंदा ये बोलता है ओए नए लड़के क्लीन कर चल। एक सेलमेट उठता है पर टैटू वाला बोलता है तू नहीं तू, मतलब जियो को बोल रहा है इसने। और जियो को जो क्लीन करना है नहीं मैं तुम्हें नहीं दिखाने वाला हूँ, कोई खाना खा रहा होगा उल्टी कर देगा वो। जियो को जो चीज क्लीन करनी है वो भी नहीं करना चाहता वो क्लीन तो। पर हाँ जियो सोचता है ये साला व्हाइट टैग वाला ये मेरे को ऑर्डर दे रहा है, शायद ये मुझ पर डोमिनेंस दिखाना चाह रहा हूँ बिकॉज मैं येलो टैग हूँ। तब ये बंदा जियो को गुस्से नजर देखता है, जियो लाइक कर रहा हूँ मालिक काम में। अब जियो साफ सफाई करता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे रोज रोज करना पड़ेगा काम। और तभी उसके पीछे टैटू वाला बंदा आ जाता है और उसने नीचे से कुछ नहीं पहना, और जियो इस टाइम बेंड ओवर पोजीशन में है ना, तो ये जियो को ऐसे देख खुश हो जाता है। हाँ तुम सही समझ रहे हो, जियो के साथ वही होने वाला होता है पर नहीं होता। पर हाँ जो कि फट जाती है इसको ऐसे देख कर, वो सोचता है यार ये तो ऐसा रोज होता रहेगा, ये लोग रोज मुझे काम करवाते रहेंगे, पर ये सारे तो व्हाइट है, मैं येलो हूँ, मेरे को इनमें डोमिनेंस दिखाना चाहिए। अगर मैं आज हार गया तो अगले 2 साल तक मैं ना गुलाम बन जाऊंगा। तो अब जियो थोड़ा फाइट बैक करता है उससे, उसे सुनाने का ट्राई करता है। उसे बोला साल तूने मुझे क्या समझा, तुझे भी कोमा पहुंचा दूंगा मैं, येलो टैग है मेरा, समझ आ रही है, तेरा व्हाइट है। और वो बंदा रिवील करता है उसका भी एक्चुअली में येलो टैग है, उसने एक्चुअली में दूसरे सेलमेट के कपड़े पहने हुए थे जिसका व्हाइट टैग था। फिर ये बंदा जियो का सर पकड़ के दीवार में लगा देता है उल्टा और उसे बोल जाता तो अटेम्प्टेड मर्डर केस में आया, इमेजिन कर मैं अंदर कैसे आया हूं। अब इसके बाद रात हो जाती है, हमें कुछ दिखाया नहीं जाता, बट आई जस्ट होप इसने जियो की गांड ना मारी हो। लाइक इतना ज्यादा जियो डिजर्व नहीं करता यार। दिन में तो बहुत परेशान हुआ, पर रात में भी हो रहा है। सिंस वो सबसे नया है सेल के अंदर, तो वो विंडो और टॉयलेट के पास है, टॉयलेट से स्मेल आ रही है और विंडो से हवा आ रही है। ब्रो इज सफरिंग राइट है। और रात को जो कोई भी वॉशरूम जा रहा है वो जियो के ऊपर से जा रहा है, उस पर बार बार लगे जा रही है। एंड सिंस समवन इज गोइंग वॉशरूम मिडनाइट, तो ऑफ कोर्स स्मेल तो होगी, तो जियो नहीं सो पा रहा। बस बेचारा बहुत इरिटेट हो जाता है, ये सोच रहा कि 2 साल मुझे ऐसे जीना पड़ेगा क्या। खैर रात में फाइनली सो गया होगा और सुबह सपना आ रहा होता है कि इसकी मम्मी से उठा रही है स्कूल के लिए। तो ये बोलता है बस 5 मिनट और, तभी इसके मुंह पे एक बंदा लात दे के मारता है, इसे ऐसे उठाता है वो। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और जियो के साथ वही बुरी चीजें हो रही हैं। हम देते हैं जियो के 2 सेलमेट्स हो जो साफ सफाई कर रहे हैं और साथ में गाना गा रहे हैं, जुवेनाइल प्रिजन में बसता रहता है। और जियो बोलता है दोनों बड़े अजीब है, जब ये साफ सफाई करते हैं इनको लगता है कार चला रहे हैं। वो बोल रहा होता है अब सारा तो दिख नहीं रहा, मेरा लेफ्ट इंडिकेटर ऑन है। अब देखो प्रिजन सेल्स के अंदर ना सबको कुछ ना कुछ रोल मिला होता है, जैसे वो लोग साफ सफाई कर रहे हैं, जियो पिटता है और वो भी थोड़ी साफ सफाई करता है, और साथ में अभी वो सब कपड़े भी तय करके रख रहा होता है, मतलब ब्लैंकेट वगैरह भी साथ में कपड़े भी, और वो सब कर देता है। बस लास्ट बंदा वही बचता है जो यहाँ बॉस है इस सेल का। जियो उसके पास जाता है एंड ही इज लाइक साले
मार लूंगा फिर से भाग जाए यहाँ से। तो जियो चुपचाप साइड हो जाता है। एंड ऑल्सो जियो सबके कपड़े भी धोता है रोज और बुली भी होता है। अब सुबह सुबह गार्ड्स आते हैं चेकिंग करने की भाई सेल में सब कुछ ठीक तो है ना। और ये लोग दिन में एक बार नहीं 3 बार आते हैं, सुबह दोपहर को रात को सोने से पहले। वैसे तो सेल में सब कुछ ठीक होता है पर एक पर्टिकुलर ब्लैंकेट सही से नहीं रखा होता, जो किसका है वी नो, यहाँ के सेल के बॉस का, इसका। पर ये जियो पे इल्जाम लगा देता है, उसे बोलता है तूने सही से रखा नहीं था क्या वो, और जो मना तो नहीं कर सकता, अगर वो करेगा तो बाद में पिटेगा भी फिर। तो जियो हाँ बोलता है और जियो को एक स्टिकर मिल जाता है ना। जब भी कोई सेलमेट कोई रूल तोड़ता है तो उसे स्टिकर मिल जाता है, और ये स्टिकर किसी भी सेलमेट के लिए सिरदर्दी बन जाती है। अगर किसी को भी 3 स्टिकर मिल गए तो उनकी सेंटेंस एक्सटेंड हो जाएगी। मतलब अगर उन्हें प्रिजन में बस 2 साल बिताए तो मे भी उनके 3 साल हो जाएगा फिर प्रिजन के अंदर। और अभी जियो को एक स्टिकर मिल जाता है। अब सुबह सबका ब्रेकफास्ट आता है और जो बंदा ब्रेकफास्ट देने आता है वो जियो का जो सेल बॉस है उसका दोस्त है, तो इन लोगों को ज्यादा खाना देता है, भाईचारा ऑन टॉप। अब देखो खाना तो काफी सारा मिला है, चावल वगैरह काफी सब्जियां भी हैं, पर जियो को बस चावल और बीन्स मिले हैं और उसे बिठाए भी फिर से टॉयलेट के पास ही गया है। मैं बता रहा हूँ जब यहाँ से फ्री होगा ना ये टॉयलेट में रहा करेगा। और ऐसा आज नहीं और ऐसा जियो का हमेशा ही होता है, उसे रोज ही चावल और बीन्स मिलते हैं, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जियो यहाँ पे काफी और दिक्कतें भी फेस करता है। जैसे तो टॉयलेट पेपर भी यूज करने नहीं दिया जाता, जो यहाँ का बॉस है वो सबके टॉयलेट पेपर रख लेता है अपने पास ही। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जियो और बाकी प्रिजनर्स को बाहर ग्राउंड में। जियो बताता है हर दिन 30 मिनट इन लोगों को बाहर ग्राउंड में जाने का मौका मिलता है। उनके जो शूज है उनमें कोई लेस भी नहीं है, वो चिपकाने वाले शूज हैं और लेस नहीं, ताकि कोई खुद को ही ना लटका दे। खैर बाहर भी जियो को शांति नहीं मिलती, यहाँ भी उसे सेलमेट सो बुली कर रहे हैं। ये बंदा पिट ही रहा है, ये बना ही पिटने के लिए। अब यहाँ पे 2 बंदे आते हैं जिनसे वो टैटू वाला बंदा जो जियो के सेल का बॉस है वो सिगरेट्स मांगता है, मतलब खरीदता है। और वो लोग अंदर एक सिगरेट $80 की बेचते हैं। भाई प्रिजन में तो बहुत इन्फ्लेशन हो रही है। और ये टैटू वाला सिगरेट खरीद के जियो को पकड़ा देता है और बोलता भी है अगर तू पकड़ा गया तो मैं तो नहीं जानता भाई, इसने ऐसा क्यों कह रहा तुम समझ गए होगे। ही डोंट वांट एनी स्टिकर। खुद गलत काम करेगा और पकड़ा गया तो भाई इसने कहा जियो ने, मैंने कुछ नहीं करा। अब टैटू वाले ने जिस बंदे सिगरेट ली होती है वो अपने बॉस को जाके पैसे दे देता है और हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं जेक है। तुम्हें याद होगा ये इलीगल करता था और गन ने इसको कूटा था और ये जियो को देख लेता है एंड ही रिमेंबर्स जियोस फेस। अब 30 मिनट खत्म, ये सारे लोग वापस अपने सेल में आ जाते हैं और जियो इस टाइम एक प्लांट को वाटर दे रहा होता है। और तब इनके सेल के अंदर एक और प्रिजनर आता है जो जूलियट जूलियट बोल रहा है और इसका नाम है वेली ली। और तुम्हें याद होगा तो इसके नाम पे 2 स्टिकर्स थे और इस पे ब्लू टैग है। जितना मेरे को लग रहा है जूलियट इसी गर्लफ्रेंड का नाम होगा, पर उसने छोड़ दिया होगा तो कंज्यूम करना शुरू कर दिया और ये पकड़ा गया तो जेल में आ गया। वैसे तो ये जियो के सेल में ही था उससे भी पहले, पर जियो के आने से पहले इसे सॉलिटरी में शिफ्ट कर दिया था। वो क्या जगह है हमें पता लगेगी आगे। जैसे वॉली इनके सेल में आता है जियो नोटिस करता है कि वॉली को कोई देख ही नहीं रहा है, कोई भी उसे नजरें नहीं मिला रहा, नॉट इवन द बॉस। हम देखते हैं वॉली उसी प्लांट के पास जाता है जिसको जियो वाटर दे रहा था और उसको फ्रेश देख के वॉली खुश हो जाता है। अब थोड़ी एक्सरसाइज करने का टाइम, हम देते हैं टैटू वाले ने बॉटल्स को टेप लगा के उन्हें डंबल बना लिया है। भाई इनको टेप मिली कहां से? खैर जो भी है, यहाँ पे हमें एक इंटरेस्टिंग चीज पता लगती है कि जुवेनाइल प्रिजन के अंदर वर्कआउट करना भी अलाउड नहीं है। ऐसा इसलिए बिकॉज वर्कआउट के बाद यूजुअली लोग थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं और उसकी वजह से लड़ाइयां हो सकती हैं, पर स्टिल प्रिजन है चलता है। और ये लोग पकड़े ना जाए उसके लिए जो टैटू वाला है वो जियो को दरवाजे पे लगा देता है कि तू देखता रहे, कोई गार्ड ना है वो मेरे को देखने ले वर्कआउट करते हुए, बिकॉज अगर उसने देख लिया तो वो उसको स्टिकर दे देगा। अब जियो गेट पे खड़े होकर पहरेदारी तो कर रहा है बट वो काफी दिनों से सही से सो नहीं पा रहा, तो वो खड़े खड़े सो जाता है और गार्ड देख लेता है उस टैटू वाले को वर्कआउट करते हुए और वो सिर्फ उस पे नहीं सब पे एक स्टिकर चिपका देता है। और इस चीज से वो टैटू वाले को नहीं सबको बहुत गुस्सा आता है। अब पिटेगा ये। 2 लोग जियो को पकड़ लेते हैं, उसका मुंह खोलते हैं और वो टैटू वाला अपनी सॉक्स उतार के जियो के मुंह में घुसा देता है। ये तो पिटने से भी बुरा हो रहा है इसके साथ। और वो जो टैटू वाला उसको लग रहा है जियो ने जान के करा है और जियो के मुंह में सॉक्स घुसाने के बाद ये जियो को पीटने वाला होता है, बट वो जियो को बचा लेता है, वो इसके आगे आ जाता है। उसने अपने टूथब्रश को शार्प कर लिया आगे से और ये अभी जूलियट जूलियट ही बोल रहा होता है। और वॉली ने ऐसा रात में क्या होता है, सब लोग आराम में सो जाते हैं बट नॉट जियो। खैर अभी टैटू वाला वॉली को हटने बोलता है पर वॉली इसके पैर में अपना टूथब्रश घुसा देता है और फिर ये वॉली के मुंह पे पंच दे के मारता है और वॉली को बोलता है फिर तेरी दिक्कत क्या है बे? अरे वॉली वो तो कुछ नहीं बोलता, वो जूलियट जूलियट ही बोलता है और इस पे अटैक कर देता है, अपना मुंह इसके नी पे दे के मारता है। टैटू वाला उसको अपने से हटाने का ट्राई कर रहा है पर वॉली ने इसके पैर में अपना टूथब्रश घुसा है, वॉली उसको हिला जा रहा है जिससे उसको बहुत दर्द हो रहा है। पर हाँ ही एंड्स अप डिफीटिंग वॉली। इसने वॉली गर्दन पे पैर रखा हुआ है और जैसे अपना पैर हटाता है वॉली इसके पैर पे काट लेता है। इसकी हरकतें देख के सारे सेलमेट चौंक रहे हैं और ये ऐसे पीछे मुड़ के जियो को जूलियट बोलता है, उसे बोलता है तू ठीक तो है ना। खैर इनकी लड़ाई वगैरह यहाँ खत्म होती है। जियो से में पता लगता है कि वॉली फिर से एक हफ्ते के लिए चला गया हॉस्पिटल और जो टैटू वाला है उसका नाम है डैरिल। हम देखते हैं वो अपने इंजरीज पे स्टेपलर लगा रहा है, उसने अपनी इंजरीज रिपोर्ट नहीं करी एक्चुअली में, और वो करता तो उसको स्टिकर मिल जाता एक और। एंड होल्ड अप अ सेकंड, इसको साले को स्टेपलर कहां से मिला प्रिजन में? जियो बोलता है मेरे को समझ नहीं आया कि उसने ये क्यों करा, बट मेरे को एक चीज समझ आ गई कि ही वाज प्रोटेक्टिंग मी। हम देखते हैं जाने से पहले वॉली बोल रहा होता है कि जूलियट का ध्यान रखना, और इस दिन के बाद से अपनी जियो की लाइफ प्रिजन के अंदर कंप्लीटली बदल जाती है। जियो प्रिजन के अंदर
पूरे ऐश में जीता है। इसके बाद वो फाइनली टॉयलेट पर यूज कर पाता है और बहुत खुश हो रहा होता है इस चीज के लिए वो। और अब खाने में खाली वो बीन्स एंड राइस नहीं खाएगा, वो बीन्स हटा देता है और राइस और सब्जियां भी खाता है। उसे कोई रोकने वाला नहीं है, बिकॉज सेल में सबको पता लग चुका है कि वॉली जियो के साइड है। अब तो जियो के सेलमेट्स वगैरह वो डिसाइड करते हैं कि आज वो स्पाइसी चिकन खाएंगे और ये लोग सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स का अंदर ही इंतजाम कर लेते हैं। पहले सूप बनाते हैं, फिर सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं, फिर थोड़ा शेक फिर अपने खाने को गर्म करने के लिए अपना खाना उस बंदे को देते हैं जो सुबह राइस देने आता है और वो बंदा इनके स्पाइसी चिकन को राइस के बीच में दबा देता है। राइस गर्म है तो उससे चिकन भी गर्म हो जाएगा और थोड़ी देर के अंदर इनका स्पाइसी चिकन रेडी है एकदम। और सबसे पहले खाना कौन शुरू करता है? जियो। एक बंदा उसे बोलता है, ओए पागल है, जियो से बोलता है क्या क्या बोला तूने, और इतने में वो चुप हो जाता है। ही नो जियो के साथ वॉली है। एंड ऑल्सो अब जियो रात में टॉयलेट के साइड में भी नहीं सोता है और आराम से दूसरे कोने में सोता है। अब हम देखते हैं रात के 2 बज रहे हैं और जियो को उसके ब्लैंकेट में कोई फील होता है। वो देखता है और अंदर वही टैटू वाला बंदा है। भाई दैट इज स्कैरी। रात को उठ के देख रहे हैं और हमारे ब्लैंकेट में कोई बंदा है, वो भी लड़का। ना जियो उसको बोलता तो यहाँ पे क्यों है, और ये बोलता है भाई मेरे को ठंड लगी थी इसलिए मैं तेरा सोने आ गया। ये अपने बेड पे आके सोता है और जियो को बोलता है अगर तेरे ठंड लगे तू आजा मेरे साथ मेरे बेड में। जियो गुस्से में से सुना देता है और ये ट्रिगर हो जाता है। जियो से बोलता है पागल है तू, तेरे को याद नहीं कि तेरे क्या करता वॉली ने। बस सुनने से गुस्सा आता है और जियो रात को पिटता है। फिर ये जियो के बाल पकड़ता है और उसके मुंह को अपना पंचिंग बैग बना देता है। जियो रोते रोते यही बोल रहा होता है कि एक बार वो लंबे बाल वाला वापस आ गया फिर तू पिटेगा। वेल जियो इज लकी बिकॉज अगले दिन वॉली आ जाता है। जियो उसे देख के बहुत खुश हो रहा होता है। वो अपने सेलमेट्स को देखता है और कोई भी उसे नजर नहीं मिला रहा होता। अब जियो सोचता है मेरा दोस्त आ गया, अब मैं सबको पिटवाऊंगा उससे। तो जियो वॉली को बुला के कुछ बताने वाला होता है पर जियो देखता है वॉली ने उसी प्लांट को पकड़ा हुआ है जिसको जियो वाटर दे रहा था एक दिन। और वॉली बोल रहा होता है जूलियट इज नॉट ओके। इस मोमेंट पे जियो को समझ आता है कि दैट प्लांट वाज जूलियट और वॉली ने जियो को बचाया था बिकॉज वॉली ने देख लिया था कि जियो प्लांट को वाटर दे रहा है और जाने से पहले वॉली ने बोला था कि जूलियट का ध्यान रखियो और जियो ने नहीं रखा ध्यान। तो अब वॉली जियो को मारेगा, जान से कोशिश करेगा। हम देखते हैं कि सेल के अंदर काफी सारे गार्ड्स आ चुके हैं और सब लोग वॉली को रोक रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको बाल खींच रहे हैं पर वॉली नहीं रुक रहा है। उसने इस टाइम जो कि गर्दन पकड़ी हुई है वो उसकी गर्दन दबा रहा है। एक गार्ड ने सारे सेलमेट को अलग कर रखा है और 4 गार्ड लगे हुए वॉली के ऊपर पर कोई भी उसे रोक ही नहीं पा रहा है और वॉली ऐसी इसकी गर्दन नहीं दबा रहा है। तो जियो का एडम्स एप्पल है वो उसे दबा रहा है। और तुम नोटिस करो तुम्हारी गर्दन में चीज अलग से उठी होती है, यहाँ पे वो हल्का सा प्रेस होने पे बहुत दर्द होता है और यहाँ पे जो कि वही दबा रहा है वॉली। अगर ऐसे चलता रहा जियो तो मर जाएगा। और इस टाइम वॉली के सर पे खून सवार है। जियो बोलता है मैं पहली बार किसी इंसान को देख रहा हूँ जिसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि वो मेरी जान लेना चाहता है। अब यहाँ पे काफी सारे गार्ड हैं, उनको रोकने पे वॉली नहीं रुक रहा है तो वो लोग गन टेजर लेके आते हैं वॉली पे मारने के लिए पर उनका एम मिस हो जाता है और वो जियो को मार देते हैं। अबे यार एक तो बेचारे गर्दन दब रही थी, अब झटके भी लग रहे हैं उसको और इस सब के जो कि इतनी फट जाती है कि फिर से वो सुसु कर देता है पैंट में। पर हाँ जो भी झटका लगने जियो बच जाता है। वो किसी भी बात से रिएक्ट तो नहीं कर पा रहा होता पर सब चीजें सुनाई दे रही होती है और हम देख पा रहे हैं उसके सेलमेट्स बहुत गुस्सा है उस पे बिकॉज वो समझ चुके हैं वॉली इसकी साइड नहीं है तो हमें इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब सेल में कुछ महीने बीत जाते हैं, हम देखते हैं ठंड का मौसम है और हम जियो पे आते हैं। ये तो भाई कंप्लीटली बदल चुका है, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है शायद इसके साथ। लाइक चश्मा लेंस सब टूट चुका है इसका, बेचारे ने फिक्स कर रखा है और पिट तो रोज ही रहा होगा शायद ये। साथ में इसके पीछे बाल का ये एरिया भी फटा हुआ है। ऑफ कोर्स किसी ने इसके बाल नहीं थे खींचे होंगे, बाल वहां से उजड़ ही गए होंगे और खाना खाते हुए भी शांति नहीं मिलती इसको। इसका सेलमेट इस पे फेंक के मारता है कुछ, इसके सर के पीछे भी और इसके मुंह पे भी। और जो फेंक के मार रहा है वो वही टैटू वाला बंदा है जो जियो के सेल का बॉस है और उसने जियो को फेंक के मारा ना उसका स्प्लैश एक बंदे पे गिर जाता है। फिर टैटू वाले के पीछे एक बंदा आता है और इसके मुंह पे प्लेट दे के मारता है और दूसरा बंदा इसके बाल पकड़ के इसका मुंह इसके प्लेट में मार देता है। इसको गुस्सा आता है, बहुत लड़ने को रेडी हो जाता है और वो बंदे बोलते हैं देख तूने जो फेंक के मारा था उसका स्प्लैश किस पे गिरा है। और हम देखते हैं वो बंदा जेक किम है और ये फर्स्ट टाइम होता है कि जो जेक को प्रिजन में देखता है अपने सामने और टैटू वाला जेक को देखता है और चुपचाप अपने पैरों पे आ जाता है। उसको पता है उसको प्रिजन के राजा से पंगे नहीं लेने हैं और जेक इसके सर पे पैर रखता है और उसे बोलता है क्या हुआ तेरे को तो लड़ना था ना मुझसे, अब लड़ नहीं रहा तू। और फिर जेक इसका मुंह जमीन में मसल देता है। इसकी पक्का नाक टूटे इस बार, पक्की बात। और है जान से पहले जेक जियो को बोलता है अगर तूने लड़ाई शुरू करी है तो अपना 100% दे, फिर तू नहीं हारेगा। अब यहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और पूछते हैं ये किसने करा और जेक वो तो हाथ नहीं उठाएगा, उसकी पूरी गैंग उठा देती है, हादसा बोलते हैं हमने करा है। अब गार्ड्स पूरे प्रिजन को तो स्टिकर्स नहीं दे सकते, तभी हम देखते हैं डेरिल वो टैटू वाला वही बोल देता है ये मैं अपनी गलती से गिरा हूं, इन लोगों ने कुछ नहीं करा, ये मेरी गलती थी। पर हाँ इससे पहले गार्ड्स डेरिल को यहाँ से ले जाएं, जियो बोलता है मैं उसको देख के सुन पा रहा था उसको, वो बोल रहा था तू तो मरेगा बेटा। और रात के टाइम ऐसा ही होता है, वो वापस आता है और जियो काफी कूटता है। यार अब जनरली मुझे बुरा फील हो रहा है जियो के लिए, लाइक पिटे ही जा रहा है भाई वो। डेरिल ने यहाँ पे जियो को बहुत पीटा, एक कॉकरोच पे पैर
रखा और फिर नहाने चला गया। जियो पहले तो सोच रहा होता है मैं यहाँ पक्का मरूंगा, मैं यहाँ से बाहर जिंदा नहीं जाने वाला, पर तभी वो देता है उस कॉकरोच को जिस पर डैरिल ने पैर रखा है। उसका एक पैर टूट चुका है बट स्टिल ही इज मूविंग। उसको देखकर जियो बोलता है तेरी तरह मेरे को भी जीना है और अगर मेरे को जीना है तो मुझे वो काम करना पड़ेगा। हम देखते हैं इस टाइम डैरिल आराम से मजे में नहा रहा है। उसके पीछे जियो आता है जिसके हाथ में वाटर फॉसेट है, अरे भाई पानी वाला नल का। जियो ये लेके आता है डैरिल के पीछे और उसकी शक्ल देख के तुम समझ रहे हो क्या करने वाला है। हाँ, वो डैरिल का सर फोड़ देता है और जो जियो ने ये करा है ये बात पूरे प्रिजन में फैल जाती है। सब लोग यही बात कर रहे होते हैं कि वो जो नया लड़का है उसने डैरिल का सर फोड़ दिया है और सबको लग रहा होता है अब जियो उस सेल का लीडर बन चुका है। हम देखते हैं डैरिल को जैसा खाना खाने का मन नहीं है, जियो की जान लेने का मन है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज जियो यहाँ पे है ही नहीं, बिकॉज वो इस टाइम सोलिटरी के अंदर है। सोलिटरी एक बहुत कन्फाइंड स्पेस होती है जहाँ पे उन प्रिजनर्स को रखा जाता है जो कुछ ज्यादा ही इविल काम करते हैं प्रिजन के अंदर, लाइक उनको पनिशमेंट देने के लिए आए प्रिजन में पनिशमेंट के लिए, पर प्रिजन के अंदर भी हरकत करो तुम्हें और पनिशमेंट मिलेगी फिर। और जियो को यहाँ पे पूरा एक महीना बिताना है। तो सॉलिटरी होती है, यहाँ पे कोई विंडो नहीं होती, मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम अंधेरा ही होता है। दीवार में एक फैन है और एक सीसीटीवी कैमरा भी, और साथ में जियो के हाथ में इस टाइम हथकड़ियां भी हैं और जगह इतने छोटे कि जो यहाँ पे प्रॉपर्ली अपने पैर भी नहीं खोल सकता है। और अगर दिन का टाइम भी जियो लेटने का ट्राई करता है तो सीसीटीवी में कोई बंदा बोलता है कि ओए खड़े हो। सो यार जियो's लाइफ हैज बिकम लिविंग हेल नाउ। एंड ऑल्सो जैसे मैंने बताया जियो को यहाँ पे एक महीने के लिए रहना है और यहाँ से निकलने के बाद फिर पिटेगा वो डैरिल से, वो तो मारने के लिए रेडी बैठा है बाहर। और इस बात से आपको रिग्रेट हो रहा था कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था काम, पर स्टिल उस पे एक महीना है। अब जियो ना पे काफी बातें सोचता है कि लाइक उस पे एटलीस्ट एक महीना उसे साफ सफाई तो नहीं करनी पड़ेगी यहाँ की, और एक महीने बाद क्या होगा ये सब वो सब सोचता दिमाग खराब हो जाता है। जियो बोलता है शुरू में उसको जगह बेकार नहीं लग रही थी, पर 3-7 दिन के अंदर जियो को समझ आया कि ये तो नरक है भाई। तुम जरा खुद सोचो, तुम 24 घंटे के अंदर एक जगह पे बंद हो, एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हें लेटने की प्रॉपर स्पेस ना मिले, वहाँ पे कोई विंडो नहीं है, तुमसे कोई बात करने को नहीं है और ना ही उजाला है। भाई बंदे पागल हो जाते हैं जगह पे। जियो भी यही बोल रहा होता है कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, बस पूरे दिन बैठे रहो बस यहाँ पे। जियो दिन में लेट भी नहीं सकता, अगर ट्रैक करता तो सर्विलेंस कैमरे से आवाज आती है ओए सो मत। यहाँ पे जियो को इतना बुरा हाल है कि उसको पता भी नहीं कि जो वो खा रहा है वो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, और दिन हो रहा है रात, उसे कुछ आइडिया नहीं है। और साथ में उसके हाथ में हथकड़ियां भी है, उसे बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे हैं। एंड सिंस ये जगह बहुत छोटे तो प्रॉपर्ली सो भी नहीं पा रहा है वो। इसको तो फील हो रहा है कि प्रिजन रैम के अंदर बंद है। खैर जो भी है जियो यहाँ पे पागल ही हो जाता है, वो खुद से सारे अपने बाल फाड़ देता है। देखो जियो को इन सब चीजों की बिल्कुल आदत नहीं है, वो एक आम बच्चे की तरह था जिसकी ऑफकोर्स गलत लोगों के इन्वॉल्वमेंट हो गई और अब वो जुवेनाइल प्रिजन से सॉलिटरी में पहुंच चुका है और यहाँ पे He has completely lost his mind। और अब वो चीजें इमेजिन करना भी शुरू हो गया, लाइक पागल हो चुका कंप्लीटली। उसको उसके सेल के अंदर ही जेम्स और डैनियल दिख रहे होते हैं और उनसे वो माफी मांग रहा होता है। वो बोल रहा होता है जेम्स जो मैंने करा वो गलती से हुआ, मेरा वो करने का मतलब नहीं था, और डैनियल तो मेरा दोस्त है, मेरे को नहीं पता था कि विंडो टूट जाएगी। साथ में हम यहाँ डैनियल को भी देते हैं जो उसको भी इमेजिन कर रहा है, और जियो इन सब चीजों से परेशान होकर चिल्लाने लग जाता है। तभी साइड वाले सॉलिटरी से बंदा बोलता है चुप रह यार, तो अकेले धन नहीं है, चिल्ला मत। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब जियो को पता लगता है कि आसपास और लोग भी हैं इसके। जो बंदा भी जियो पे चिल्ला रहा है, जो थोड़ी बात करता है उससे और आता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है, कि उसने अपने दोस्तों को धक्का दे दिया था। जियो की बातें सुनकर वो भी जियो पे हंसना शुरू होता है। फिर वो जियो को बोलता है अरे बहुत बढ़िया। आगे वो जियो को बोलता है यू आर प्रीटी कूल। ये सुनकर जियो शॉक हो रहा है कि क्या ये मेरी तारीफ कर रहा है, मैंने जो काम करा वो अच्छा था। आगे वो बंदा बोलता है हाँ बहुत अच्छा था। हमें ये नहीं पता कि साइड वाले सेल में कौन है, बट ये बंदा जियो को यही सब बोलता है कि तो ये मत सोच की जिंदगी फेयर है। जब बंदा जियो को काफी सारे एग्जांपल देता है और ये समझाता है कि भाई दुनिया अनफेयर ही है और तूने जो करा वो कोई गलत नहीं है। द वर्ल्ड इज एन अनफेयर प्लेस, देयर इज नो सच थिंग एज फेयरनेस इन दिस अनफेयर वर्ल्ड, यू बीट द सिस्टम। ये तो कुछ एंडोटेट वाली बातें हो रही है यहाँ पे। इसके साइड वाला सेलमेट है वो आगे बोलता है तुझे क्या लगता है अगर तू एफर्ट्स करेगा तो रोनाल्डो हरा देगा फुटबॉल के अंदर, तुझे उसे हराने के लिए उसकी टांग तोड़नी पड़ेगी। सो लुकिज्म वाले जस्ट एक्सेप्टेड कि यू कांट डिफीट रोनाल्डो फेयरली। खैर जो भी है ये बंदा जियो को इतना मैनिपुलेट कर देता है कि जो समझ आता है कि उन्हें आशा जो भी करा वो बिल्कुल सही है, उसे डाल का सर फोड़ा बिल्कुल सही करा, और अगर उसे फ्यूचर में सर्वाइव करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा तुम समझ रहे हो। और फाइनली एक महीना हो जाता है और जियो जेल से बाहर आ जाता है, और अब फाइनली जियो वर्सेस डैरिल का मैच होता है। और जो इनका मैच है ना इस पे सब लोग ना बैटिंग कर रहे होते हैं, कुछ पैसे लगा रहे हैं और कुछ सिगरेट्स, और सब कुछ कौन करवा रहा है, जेक। खैर इनकी फाइट शुरू होती है। शुरू में हम देख पा रहे हैं जियो बहुत गुस्से में है, वो डैरिल को मारने आगे बढ़ता है पर डैरिल एक घूसे में इसको उड़ा देता है। इसका शायद जबड़ा टूट गया। डैरिल बोलता है मेरी गलती थी कि पहले मैं मजे ले रहा था, मुझे तुम्हें पहले मार देना चाहिए था। फिर डैरिल इसके मुंह पे एक मुक्का देके मारता है एंड डेड, ब्रो इज डेड। और एक्चुअली में ना बहुत सारे लोगों ने इस फाइट के कुछ सेकंड्स भी सट्टा लगाया होता है कि ये फाइट इतनी देर चलने वाली है, फिर इतनी देर चलने वाली है, और डैरिल ने खुद बेट लगाया होता है कि ये फाइट बस 10 सेकंड टिकेगी। उसको लगा हो 10 सेकंड के अंदर हरा देगा वो जियो को, बट उसे ये नहीं पता कि ये वो अपना पुराना जियो नहीं है। जियो इतना इंजर्ड है फिर भी वो डैरिल पे चढ़ता है और उसकी नाक काट लेता है। नाक काटने से मेरा मतलब ये नहीं कि सिर्फ उस पे बाइट कर रहा है, उसको फाड़ ही दिया है, और इतने में 10 सेकंड खत्म हो जाते हैं। बट फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, डैरिल इसकी जान ही लेगा पक्की बात। अब तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जियो जमीन पे पड़ा हुआ और आसपास बहुत सारा खून बिखरा हुआ है, और इस पॉइंट तक डैरिल भी थक चुका है, पर जियो बार बार पिटता है और बार बार खड़ा हो जाता है।
है। ब्रो थिंक्स ही इज द मेन कैरेक्टर। बार बार पिटने के बाद भी जियो खड़े हो जा रहा है, जरा तुम इसकी शक्ल देखो। नहीं, ये अपना जियो नहीं है भाई। अब डैरिल फिर इस पर चढ़ता है, फिर इसके मुंह में घुसने पर आता है, गोमो गोमो नो गैदरिंग वंस अगेन गाइस। पर जियो अब भी हार नहीं मानता, वो डैरिल के मुंह पे अपने दांत थूक देता है और फिर डैरिल ने जो सर पे अपना कपड़ा बांधा हुआ था, जियो उसे सर से वो निकालता है और इसे गर्दन पे लपेट देता है। डैरिल जियो के हेडबट देके मारता है और देखता है इसे कुछ हुआ ही नहीं, और धीरे धीरे उस जियो उस कपड़े को टाइट करे जा रहा है। और इस सबसे डैरिल इतना डर जाता है कि वो पैंट में मुंह देता है और जियो को रोकने प्रिजन गार्ड्स को आना पड़ता है और डैरिल वो बेहोश हो जाता है। सो हु वॉन द मैच? जी हो। पहले वो प्रिजन गार्ड जियो को पकड़ लेते हैं और जियो फिर सॉलिटरी में चला जाता है। अब इसके बाद हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सारे प्रिजन वगैरह इस टाइम जियो की ही बात कर रहे हैं और जियो सॉलिटरी से निकल गया था, पर फिर उन्होंने अपने सेल के अंदर आके हरकतें करी, तो अब उसकी सेल ही चेंज हो रही है और जो नई सेल में वो जा रहा है उस सेल के अंदर है जेक। हम देखते हैं जियो जेक के सामने खड़ा हुआ है और जियो जेक से पूछता है तूने मेरे पे बेट लगाई क्यों? एंड जेक सेज आई कैन सी दैट इन योर आईज। बिल्कुल एंड में हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहां पे जो जब सॉलिटरी से निकल रहा था वो वापस अपने सॉलिटरी के अंदर देखता है और वहां पे अपने वो पास्ट सेल्फ को देखता है और उसका पास्ट सेल्फ उसको बोलता है बाय। और इसी के साथ जुवेनाइल प्रिजन आर्क खत्म होती है और मेरे को रिकॉर्डिंग करते हुए 2 घंटे 40 मिनट हो चुके हैं और पहले वाली रिकॉर्डिंग कुछ 1 घंटे की थी। अब अगर ये वीडियो 40 मिनट प्लस नहीं हुई तो मेरी गलती नहीं है, आई जस्ट होप हो जाए 40 मिनट प्लस। यार जो भी होमीज, आई होप तुम्हें पार्ट में लगा हो और अगले वीक नहीं, ना ना ना, मैं अगला वीक 40 मिनट प्लस नहीं करने वाला, बहुत ज्यादा होता है मेरे लिए वो। जो कोई भी बढ़िया पार्ट होगा स्टोरी बहुत कड़ाके वाली होगी वो मैं खुद लंबी करूंगा, चिंता मत करो। तो पर हाँ जो भी है आई होप तुम्हें वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। जेरी मेरी 2 नई वीडियो जाके जरूर देखना, तो नहीं भी मिलता हूँ। सायोनारा।